मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास और उसके क्वेश्चन लेके आए हैं हम, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। आपने अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ी है तो आप आंसर दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से एक खगोलीय पिंड है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। आपने एनसीईआरटी को सही ढंग से पढ़ा है तो इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड है और कौन सा नहीं है, यह भी आपके माइंड में होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तब तो आप आंसर दे सकते हो। यानी सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड सभी क्या है? खगोलीय पिंड है, उपरोक्त सभी। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। किन खगोलीय पिंडों को कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उनको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के निकटतम है। क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा, सौरमंडल, एट्रोमिडा, नक्षत्र मंडल। तो क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। आगे का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित आरसा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? सौरमंडल से, नक्षत्र मंडल से, क्षुद्र ग्रह समूह से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे है? नक्षत्र मंडल से। आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है ढंग से तो आप आंसर दे सकते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। 4 नंबर है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो क्वेश्चन हमारा, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को पढ़ूंगा। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है। तो सबसे पहले वो ही देखो आप जो सूर्य के पास में है। कौन सा है? बुध है। तो बुध 2 नंबर तो क्वेश्चन हो गए नहीं। शुक्र है इसमें। बुध के बाद कौन सा है? बुध के बाद में है शुक्र। तो शुक्र लास्ट 2 वालों में है। और शुक्र के बाद में नंबर आता है पृथ्वी का और फिर मंगल का। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बुध, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है? ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इनमें से बृहस्पति नहीं आता है। 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में? 2 नंबर ऑप्शन में। तो ये सही हो जाएगा। नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह हैं? बृहस्पति, नेपच्यून यानी वरुण, शनि, यूरेनस। कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं? तो इनमें कौन से ग्रह बाह्य ग्रह है? तो ये सभी के सभी बाह्य ग्रह हैं।
सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। तो आपको आंसर याद आ गया होगा, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में कौन सी पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, शनि, बृहस्पति। तो सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह? नेपच्यून यानी वरुण ग्रह सबसे दूर है। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह से, उपग्रह से, सूर्य से, उल्कापिंड से। तो इनमें से किन से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है? तो सौरमंडल के अंदर ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, सूर्य भी होता है और उल्कापिंड भी होते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैलते हैं? वर्ताकार में, दीर्घवर्ताकार में, लघुवर्ताकार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घवर्ताकार। क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य है और सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो कौन सा वर्ताकार बनता है? दीर्घवर्ताकार बनता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, शनि। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा। तो कौन सा ग्रह है पृथ्वी का निकटतम ग्रह? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे पहले देखना है बड़ा और उसके बाद में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा कौन सा है? यूरेनस, अरुण है या बुध है? इनमें से कौन सा ग्रह छोटा है? तो सबसे बड़ा तो है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? कौन सी दिशा में है? विपरीत दिशा में है। यानी वे कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस यानी अरुण, बृहस्पति और यूरेनस। इनमें से किन दो ग्रहों का परिक्रमण विपरीत दिशा में है? शुक्र और यूरेनस का। किन के हैं? शुक्र और यूरेनस यानी अरुण। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? वो कौन से ग्रह हैं? बुध है, शनि है, शुक्र है या यूरेनस है? इनमें से कौन से हैं? तो इसमें एक तो है शुक्र और एक है बुध। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास एक भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। 1 और 3 वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर उत्तर है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास, बृहस्पति के पास, मंगल के पास, यूरेनस के पास। अगर आपने ढंग से पाठ को पढ़ा है तो आंसर भी आते होंगे। तो सबसे अधिक किसके पास है? बृहस्पति के पास है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पाणिनि थे, कणाद थे, आर्यभट्ट थे या नागार्जुन? तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। ये पर्यावरण से संबंधित कक्षा 6 लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आ रहे हैं। किस स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम
निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। अश्व अक्षांश, प्रमुख यामोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा कौन से होती हैं? प्रमुख यामोत्तर रेखा होती हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। तो कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, एक समान समय होगा। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो कितना अंतर होगा? 1 घंटा 20 मिनट का। यानी 1 डिग्री के अंदर कितनी मिनट होती है? 4 मिनट होती है। 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं, तो 20 डिग्री में 4 × 20, 20 चौका 80, 80 मिनट का 1 घंटा और 20 मिनट हो गया। भारत के किस यामोत्तर यानी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है? तो ये तो आप सभी को पता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये पीछे प यानी पश्चिम, इनका ध्यान रखना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? पहली बात तो आगे हैं या पीछे हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए, और उसके बाद में है तो कितना है। 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, 5 घंटा 30 मिनट पीछे हैं, 6 घंटा 30 मिनट पीछे हैं, 4 घंटा 30 मिनट आगे हैं। यानी हमारा टाइम है वो 5 घंटा और 30 मिनट आगे हैं। किस रेखा से? ग्रीनविच रेखा से। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 1 व 2 दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कौन सी तारीख को होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। नए दिन की शुरुआत का स्थान है 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री देशांतर। तो नए दिन की शुरुआत का स्थान कौन सा है? 180 डिग्री देशांतर। ये नए दिन की शुरुआत का स्थान है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण समतल से कोण बनाता है। तो पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण समतल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो वो कोण बनाता है 66.5 डिग्री का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा पे जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। और कर्क रेखा पे सीधी किरणें कब पड़ती हैं? 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो ये तो आपको पता ही है कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है 24 मिनट में, 36 मिनट में, 12 घंटों में, 48 घंटों में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है 24 घंटों में, 36 घंटों में, 12 घंटों में, 48 घंटों में।
तो कितने टाइम में करती है? 24 घंटों में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 23 डिग्री, 26 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। प्रदीप्त वृत्त, क्वेश्चन है, प्रदीप्ति वृत्त सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? यानी प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को निर्धारित करता है। 4 नंबर इसमें से कोई नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा नंबर 3, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो ऋतुओं में परिवर्तन का कौन सा कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, या उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? यानी तो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, विश्व अयनांत। तो इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तर अयनांत। यानी 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी चमकती है और उसके बाद में ये कर्क है, ये विषुवत है, भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। तो 21 जून को कर्क रेखा से वापस सूर्य भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। 21 जून को उत्तर अयन का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष, अधिवर्ष में सामान्य वर्ष से एक दिन अधिक होता है, यानी 366 दिन होते हैं। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है दक्षिण दिशा, उत्तरी दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिमी दिशा। तो दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा कौन सी दिशा को दर्शाती है? तो उत्तर दिशा को दर्शाती है। वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? भारत, अमेरिका, श्रीलंका, इटली। तो भारत आने के लिए वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो केरल के कालीकट द्वीप पे आया था। यदि मानचित्र का पैमाना 1 सेमी बराबर 10 किमी है तो इसमें दो स्थानों की दूरी 4 सेमी दर्शाई गई है, तो इन दो स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी? 10 किमी, 20 किमी, 40 किमी, 25 किमी। तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? 40 किमी। यानी 1 सेमी के बराबर 10 किमी है तो 4 सेमी के बराबर 10 × 4 40 किमी। देश, राज्य, नगर, गांव, राज्यों व देशों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र होता है? देश, राज्य, नगर, गांव, इनको दर्शाने वाला राजनीतिक मानचित्र होता है। भौगोलिक मानचित्र मत कर देना, गलत हो जाएगा। कौन सा होता है? राजनीतिक मानचित्र। मानचित्र में पुलिस स्टेशन का प्रतीक चिन्ह है पीओ, पीटीओ, पीएस, पीडब्ल्यूएस। तो मानचित्र में पुलिस स्टेशन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पीएस होता है, कैपिटल पीएस। किसी को अपने घर का पता समझाने के लिए जब हम
कच्चे चित्र में कुछ मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं तो उस चित्र को क्या कहते हैं? मानचित्र, रेखा चित्र, खाका या ग्लोब क्या कहते हैं? तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। नई दुनिया किसे कहा जाता है? अमेरिका को। नई दुनिया की खोज कोलंबस ने किस वर्ष की थी? 1462 में, 1492 में, 1498 में, 1503 में। तो कब की थी? कोलंबस ने 1492 में की थी। जीवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? स्थलमंडल एवं जलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। तो कौन से मंडल शामिल है? तो जीवमंडल के अंतर्गत तीनों मंडल आते हैं, एक तो स्थलमंडल, एक जलमंडल और एक वायुमंडल। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? जीवमंडल। इन तीनों का जो संक्रमण स्थान होता है वही जीवमंडल होता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद में K2 है। तो आप ऑप्शन में बताएंगे, कमेंट में बताना कि किलिमंजारो चोटी कौन से महाद्वीप की है? विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में अवस्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग यानी मेरियाना ट्रेंच जो लगभग 11,000 फीट गहरा है, जो विश्व का सबसे गहरा भाग है वो किस महासागर में है? तो वो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा एशिया है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। इन तीनों में एशिया दे रखा है। एशिया के बाद में 2 नंबर पे आता है अफ्रीका और 3 नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, मिल रहे हैं। 4 नंबर में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में अंटार्कटिका। तो 3 नंबर ही सही हो जाएगा। एशिया से छोटा अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका और उससे छोटा है अंटार्कटिका। और सबसे छोटा तो आपको पता ही है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? तो वो है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर है, यानी एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर, सवेज नहर, कील नहर, सू नहर। तो कौन सी नहर है? सवेज नहर है, जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो कौन से देश में मिलते हैं? तो ये पनामा देश में मिलते हैं। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर कौन सा देश है? पनामा देश है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को, अंटार्कटिका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को। तो द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? आकार के आधार पर बात करें, आकार के आधार पर तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसकी आकृति ओ के, अंग्रेजी के ओ के समान है। उसके बाद में 2 नंबर पे अटलांटिक महासागर है, जिसकी आकृति एस के आकार की है। उसके बाद में हिंद महासागर है तीसरे नंबर पे, जिसकी आकृति एम के आकार की है। और हिंद महासागर के बाद में दक्षिण महासागर का नंबर आता है। और उसके बाद में 5वें नंबर पे आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, उसे आर्कटिक कहा जाता है।
जो दक्षिणी महासागर कहते हैं उसे अंटार्कटिक सागर भी कहते हैं। तो 1 नंबर प्रशांत महासागर होगा, 2 नंबर अटलांटिक महासागर होगा, 3 नंबर हिंद महासागर होगा, 4 नंबर दक्षिणी महासागर और 5 नंबर आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 1 3 2 4 5। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में। तो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कौन सी अमेरिका में? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी जो किनारा है उसके सारे उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका में है। निम्न में से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो, हिमालय, यूराल, आल्प्स। तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है? माउंट किलिमंजारो है। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, ये ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, तंजानिया का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ये तो आप सभी जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो याद आ गया होगा। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में है और श्रावती नदी पे है। जोग जलप्रपात को गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। श्रावती नदी पे ये। निम्न में से प्राकृतिक आपदा है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, सुनामी या सभी? तो प्राकृतिक आपदा सभी है ये। पृथ्वी के विभिन्न सतल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण हुआ है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला की बात करें तो वो अरावली पर्वत श्रेणी है, जो हमारे राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कर्णवत रूप में फैली हुई है। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती हैं, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत, बरसोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है? यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसमें नीचे ऑप्शन देखना है, केवल 4 सही है, केवल 2 या 3 सही है, केवल 1 या 3 सही है, या फिर उपरोक्त सभी सही है। सुमेलित कौन सा है बताना है। यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है क्या? नहीं है। वोस पर्वत बरसोत पर्वत है, तो ये है, सही है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, अभी पीछे क्वेश्चन में आया है। ये कौन सा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा पर्वत जापान में है, क्या ये वलित पर्वत है? नहीं है। तो इसमें 2 और 3 नंबर सही है। कौन से ऑप्शन में है? केवल 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन सही है। मोनांकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मोनांकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो मोनांकी पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार, तिब्बत का पठार। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
तिब्बत का पठार है। अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में? ये तो आप सभी को पता होगा कि अरब सागर भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। तो ये पश्चिमी दिशा में स्थित है। अरब सागर भारत की किस दिशा में है? यानी यहाँ पे पड़ता है, तो ये पश्चिम हो गया। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। वैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर के ही भाग है। भारत का मानक यामोत्तर है 75 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा? सबसे छोटा गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में महा नदी गिरती है, गोदावरी गिरती है। इसके अलावा बात करें कृष्णा नदी, ये भी गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरती है। सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है? आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार? इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है ये त्रिभुजाकार आकृति का है। और सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर फैला हुआ है? ये भारत और बांग्लादेश में, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो क्षेत्र है, समुद्र में मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहाँ पर ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर सुंदरबन का डेल्टा फैला हुआ है। और सुंदरबन के जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये पहला ही सही हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। 65 डिग्री नहीं है, 64 डिग्री नहीं है, 50 डिग्री भी नहीं है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। 4 नंबर सही हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है या नहीं गुजरती है? याद होगा आपको, गुजरती है। मिजोरम से भी गुजरती है। तो उपरोक्त से भी हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं, पश्चिम बंगाल से गुजरती हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ती हैं? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ती हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार, बांग्लादेश? तो भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है भाई? सबसे लंबी तो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर लगे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं? तो ऐसे भारत के कौन से राज्य हैं जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? एक तो सिक्किम है और एक त्रिपुरा है। यानी सिक्किम के एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ चीन है। और इसी तरीके से त्रिपुरा है ना, यहाँ पर तीन और क्या है? बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। तो सिक्किम और त्रिपुरा दोनों तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल, सोन। तो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ये नदी बहती है नर्मदा।
कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। देखो ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और यहाँ से बहती है नर्मदा और यहाँ पर है सतपुड़ा, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा। और पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है जो अरब सागर में गिरती है जाके, तो वो नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम क्या है? तो सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय है? वृहद हिमालय है। सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय है? वृहद हिमालय। मध्य में मध्य हिमालय और भारत की साइड में सबसे अंत में कौन सा हिमालय? शिवालिक। 4 नंबर सही हो जाएगा। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उपयुक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं वो नदियां बतानी है भाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? तो महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, चाहे गंगा हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, ये सभी की सभी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सुंदरवन का डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है क्या? सबसे बड़ा डेल्टा है ये। इस डेल्टे की आकृति त्रिभुजाकार है क्या? त्रिभुजाकार है। तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टे की आकृति त्रिभुजाकार है। ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, पंबन द्वीप। तो कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप समूह है भारत का, ये प्रवाल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। भारत में दिसंबर से फरवरी तक कौन सा मौसम होता है? तो भारत में दिसंबर से फरवरी तक कौन सा मौसम होता है? सर्दी होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है या सर्द होती है? तो ये तो आपको पता है, सर्दी पड़ती है। टंटार पड़ा चोखो बोलो। निम्न में से मध्यम जलवायु वाला स्थान कौन सा है? मध्यम जलवायु वाला। मद्रास, बीकानेर, मोन्शीराम, कोलकाता। तो कौन सा है? कोलकाता। ये मध्यम जलवायु वाला स्थान है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सभी को पता है। वन्य जीव सप्ताह कौन से महीने में बनाया जाता है? कौन सा महीना मना? वन्य जीव सप्ताह जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर। तो अक्टूबर में आता है वन्य जीव सप्ताह। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मोसीम से हुई है। अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? मोसीम से हुई है। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम, महाराष्ट्र एवं बिहार, बंगाल एवं राजस्थान, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। जो दक्षिण का भाग है यहाँ पर तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश है, और लौटता हुआ मानसून यहाँ पर क्या करता है? बारिश करता है भाई, कोरामंडल तट पर। किस स्थान की जलवायु के किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति होती है, स्थान की ऊंचाई भी होती है, समुद्र से दूरी भी महत्व रखती है और ऊंचावच। उपरोक्त सभी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इस बुक के अनुसार और भी देखें वर्तमान के समय में तो मोन्शीराम है। तो पहले कौन सा था? पहले चेरापूंजी था, वर्तमान में कौन सा है? मोन्शीराम है। हमारे देश के अधिकांश भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे देश के अधिकांश भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन पाए जाते हैं हमारे देश के अधिकांश भागों में।
मैंग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर समुद्र के अंदर नदियाँ आके अपना डेल्टा बनाती है, और जो दलदली क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर मैंग्रोव वन होते हैं। पर्वतीय वन पर्वतों में होते हैं। नीचे दी गई सारणी को मिलाना है, भाई मिलान करना है। चलो मिलाते हैं। रोजवुड, महोगनी। रोजवुड और महोगनी क्या होती है ये? तो ये होती है कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। रोजवुड, और सॉरी गलत मिला दिया। रोजवुड और महोगनी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होती है। पीपल और नीम, पीपल और नीम किस में आएंगे? तो पीपल और नीम उष्ण कटिबंधीय पतझड़, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों में आएंगे। खेर और बबुल, खेर और बबुल, बबुल थे जानो यो किन का किंकरना कब है? तो आ कंटीली झाड़ियां है खेर और बबुल। पाइन और देवदार है तो पर्वतीय प्रदेश की वनस्पतियां है। तो रोजवुड और महोगनी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। पीपल और नीम उष्ण कटिबंधीय पतझड़ है। खेर और बबुल कंटीली झाड़ियां हैं। पाइन, देवदार पर्वतीय वनस्पतियां हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह पीछे क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, का अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। निम्न में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जंगली बकरी कहाँ पर पाई जाती है? क्वेश्चन है भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, गिर वन में, हिमालय क्षेत्र में। तो भारत में जंगली बकरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? गिर वन, सुंदरवन, कच्छ के रण, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है? भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है? तो कच्छ का जो रण है ना गुजरात में, वो जंगली गधे का प्राकृतिक निवास है। तो हमने कक्षा 6 की पर्यावरण से संबंधित पुस्तक के क्वेश्चन देखे हैं। आपको अगर वीडियो बढ़िया लगा, अगर आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हुआ है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करियो और कमेंट करके बताइयो। और भी क्वेश्चन कक्षा 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के अगर रिवीजन के लिए बनाने हैं तो कमेंट करें। कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास प्रथम पाठ था। सौरमंडल में पृथ्वी, यहाँ से लेकर जितने भी पाठ थे पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक में सभी पाठों के क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करियो। ओके।